तो आज हम पढ़ रहे हैं HPLC। HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इस HPLC टेक्निक्स को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम, उस साइंटिस्ट का नाम है मिखाइल सिमयोनोविच TS वेट। कब किया था इन्होंने? 1901 में, 1901 में डिस्कवर किया था। इसका जो इम्पोर्टेंस है, क्यों यूज करते हैं HPLC टेक्निक को, तो इट इज क्यों यूज करते हैं ये देख लो। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई, आइडेंटिफाई एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। मतलब ये इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक मिक्सचर कंपोनेंट्स के अंदर से एक मिक्सचर अगर कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें उस मिक्सचर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना कि एग्जैक्टली उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और कितने कितने अमाउंट्स में है। वही उसी को मैं यहाँ डायग्राम के लेवल पे एक्सप्लेन किया हूँ कि ये एक मिक्सचर कंपोनेंट्स है, मिक्सचर कंपोनेंट्स। इस मिक्सचर कंपोनेंट्स के अंदर ये देखो डिफरेंट कलर से मैं इसमें मेंशन किया हूँ, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इन्हीं डिफरेंट कंपाउंड्स को ये सेपरेट करता है और आइडेंटिफाई करता है और ये क्वांटिफाई करता है। किस टेक्निक से द्वारा? HPLC टेक्निक के द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, जिस मेन प्रिंसिपल पे ये वर्क करेगा उस प्रिंसिपल को कहते हैं, जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और पार्टीशन का काम करवाता है और आयन एक्सचेंज। ये तीन मेजर प्रिंसिपल हैं जिस पे ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखो डिटेक्ट क्या करता है इसमें, किस बेस पे इस सारे मॉलिक्यूल्स को या कंपोनेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्शन जो होता है वो है डिटेक्शन ऑफ एनालाइट्स, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है, उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेस पे हम इस डिफरेंट मिक्सचर कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब जो वाटर लेवल हो, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और नॉन पोलर का मतलब होता है वाटर हेटर, जो वाटर को लब नहीं करता हो, वाटर हेटर हो, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, नोट के तौर पे मैं यहाँ लिखा हूँ कि इट इज डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एनालाइट्स। ठीक है, ये मेजर हर तरह के एनालाइट्स को ये डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि ड्रग्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें विटामिन्स को डिटेक्ट करते हैं और डिफरेंट हार्मोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो कि इस HPLC के अंदर कितने फेजेस हैं? दो फेज हैं HPLC के अंदर। ठीक, पहला है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक, और दूसरा है, इस मोबाइल फेज के अंदर 90% वाटर होगा और 10% सॉल्वेंट होता है। यानी कि 10% सॉल्वेंट होने की वजह से ये इस 90% वाटर में घुल गया, ये मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक हुआ। दूसरा है हमारा स्टेशनरी फेज, ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। ठीक, क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं कंपाउंड्स या जो केमिकल्स यूज करते हैं वो है हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन कंपाउंड को ऐड कर दो तो ये हल्का सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये अब इसी HPLC टेक्निक्स को मैं पूरा डायग्रामेटिकली इसको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ यहाँ पे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूँ मोबाइल फेज। ठीक, इस मोबाइल फेज के अंदर देखो एग्जैक्टली होता ही ऐसे है। इस मोबाइल फेज के अंदर क्या है हमारा कंपोनेंट्स? ये हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स है, जिसमें 90% वाटर है और 10% सॉल्वेंट है। ये ऑलरेडी लिक्विड है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी लिक्विड है। अब ये लिक्विड है ये, और ये लिक्विड पास होता है यहाँ से लेकर इस पाइप के थ्रू ये लिक्विड पास होता है। ठीक, और इस पाइप के ऊपर एक लगा हुआ है पंप, HPLC पंप बोलते हैं इसको। इस पंप का काम देखो क्या है कि जब कोई इसमें बबल्स आ जाते हैं, इस पूरे पाइप में कहीं बबल्स नहीं दिखने चाहिए। जब कोई बबल्स आ जाता है तो उस बबल्स को इस पाइप के थ्रू रिमूव करते हैं पंप। ठीक है ना, पंप इस पंप को जब बिल्कुल रोटेट करेंगे तो ये सारे बबल्स इसमें से रिलीज हो जाते हैं। तो ये पंप का मेजर फंक्शन है। दूसरा इस पंप का मेजर फंक्शन है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरा मेजर फंक्शन क्या है। उसके बाद ये मोबाइल फेज के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं, ये सॉल्वेंट्स हैं, ये लिक्विड सॉल्वेंट्स ये निकलेंगे धीरे धीरे, यहाँ से क्रॉस करेंगे इस पंप से क्रॉस करेंगे
पंप से जैसे पंप से क्रॉस करेंगे वहां पे हमारे सैंपल क्यूबेट है, इसको इंजेक्टर बोलते हैं। इस इंजेक्टर के अंदर हम सैंपल डालते हैं। अब सैंपल के तौर पे हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो सैंपल लिक्विड हो, ठीक, क्योंकि हम मेडिकल में पढ़ रहे हैं तो हमारा सैंपल या तो ब्लड होगा, नहीं तो सीरम होगा, नहीं तो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स होंगे, है ना। अब सैंपल इस इंजेक्टर के अंदर हम फिल करते हैं, ठीक। तो ये सैंपल देखो, एक यहां ध्यान देना कि ये सैंपल, जो सैंपल इसके अंदर हम डालें, ये सैंपल इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। ये सैंपल इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद ये धीरे धीरे सैंपल अब यहां से इस स्टेशनरी फेज की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा। लेकिन इस स्टेशनरी फेज में सारे सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, ये टोटल सॉलिड से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये दोनों, ये सैंपल हम डाल दिए और ऊपर से ऑलरेडी यहाँ से लिक्विड आया, मोबाइल फेज वाला। अब ये दोनों मिक्स करके मूव होंगे इस स्टेशनरी फेज में, और स्टेशनरी फेज से, ठीक है, स्टेशनरी फेज से ये क्रॉस करते हुए धीरे धीरे निकलेंगे ये डिटेक्टर की तरफ। लेकिन कैसे निकलेंगे, ये रीजन है देखो। इसलिए इसके अंदर एक स्पेशल प्रेशर जनरेट किया जाता है। इसमें इस पाइप के अंदर एक स्पेशल प्रेशर जनरेट किया जाता है। उस प्रेशर को बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स। इस फोर्स के थ्रू, एक चीज याद रखना, इसी फोर्स के थ्रू ये दोनों मिक्स होंगे और मिक्स होके मूव करेंगे स्टेशनरी फेज की ओर, ठीक। तो स्टेशनरी फेज में देखो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसमें। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसकी स्पीड्स को स्लो कर देंगे, ठीक है। जो इसमें हैवी पार्टिकल्स होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, जो हम सैंपल डाले हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जिसका शेप साइज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यस सर, कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। तो सॉलिड में जब सॉलिड बाइंड करेंगे, जब सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ बाइंड करेगा, यानी कि हाइड्रोफोबिक से बाइंड कर लेगा, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक से जब बाइंड कर लेगा, क्यों हाइड्रोफोबिक क्या है, सैंपल के अंदर हो सकता है कि सॉलिड मटेरियल और ऑलरेडी ये सॉलिड मटेरियल है। जब हाइड्रोफोबिक से बाइंड कर लेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक की स्पीड होगी, जो हैवी साइज की जो स्पीड होंगे, जो ज्यादा साइज के जो मॉलिक्यूलर वेट के उसकी स्पीड होंगे, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और इस सैंपल के अंदर जितने हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट्स होंगे वो इजीली मूव आउट हो जाएंगे, मतलब उनकी स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक से बाइंड करेगा ही नहीं। yes, yes. बात समझ रहे हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो जिस मॉलिक्यूल्स का कम साइज और मास कम होगा और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे, वो इजीली पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल्स का शेप साइज हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, ठीक है, वो इजीली पास नहीं हो पाएंगे। यही मतलब है, इजीली पास नहीं हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे आगे इस हाइड्रोफोबिक से वो भी बाइंड कर जाएंगे, इनकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इजीली पास हो जाएंगे, और इजीली पास होने के बाद ये चले जाएंगे डिटेक्टर के पास, ठीक है। तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा डिटेक्ट, और डिटेक्ट करने के बाद सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसका निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल को इस वेस्ट सॉलिड मटेरियल बैग्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और जो डिटेक्ट किया हुआ है वो इस मॉनिटर पे हमको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। एक रीजन है। लेकिन इस सैंपल के अंदर से कौन से मॉलिक्यूल चले गए, जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर थे, बात समझे। अब देखो, अब इसमें लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर इस सैंपल में है वो तो यही रुक गए। तो उनको करने के लिए देखो, जो मोबाइल फेज है, इस मोबाइल फेज के बॉटल को बहुत सारे बॉटल रहते हैं। HPLC जो मशीन होती है ना, मशीन के ऊपर बहुत सारे बॉटल्स रखे जाते हैं। तो इसमें 90% वाटर था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 95, अब दूसरी जो बॉटल होगी उसमें 95% वाटर होगा और 5% ही सॉलिड होगा, यानी कि और इसको लिक्विफाइड में कन्वर्ट करेंगे, और इसको लिक्विड बनाया जाएगा, और दूसरे वाले बॉटल को और लिक्विड बना के फिर इसमें से प्रेशर जनरेट करा के फिर इसको भेजा जाएगा, वो सॉलिड पार्टिकल। और जब इस पाइप के थ्रू और जब इसको भेजा गया, तो ये जो सॉलिड पार्ट्स हैं जो हाइड्रोफोबिक सैंपल में प्रेजेंट थे, वो हाइड्रोफोबिक अब धीरे धीरे मूव करने लगेंगे, उसके थ्रू, बात समझ गए, ये धीरे धीरे मूव करने लगेंगे, फिर वो जाके सैंपल में डिटेक्ट हो जाएंगे, और फिर ये डिस्प्ले हमारा यहाँ पे दिखा देगा, ठीक।
और फिर भी उसके बाद ये बच गए, यहाँ पे 100% वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं, ठीक है। 3 प्रोसेस, इसलिए इस HPLC टेक्निक में टाइम लगता है। अब इसमें 100% मोबाइल फेज को 100% लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर फर्दर इसके बाद इसमें वंडर वॉल फोर्स को जनरेट करा के फिर इसको अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जब अप्लाई करेंगे तो उस हाई प्रेशर की वजह से इस सैंपल्स के अंदर जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, वो सैंपल इजीली मूव कर जाएगा और मूव करने के बाद ये डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएंगे और ये डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट पार्टिकल, वो इसमें वेस्ट बैग में आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये डिटेक्टर इसके देखेंगे, डिटेक्टर के, तो एक बेस लाइन दिखता है, ठीक है, और दूसरा है ये हमारा सैंपल का जो हमें डिटेक्ट करना है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन ये बेस लाइन की माया, ठीक है। तो बेस लाइन देखो, इस बेस लाइन के पीछे क्या हिस्ट्री है। सैंपल रन करवाने से पहले, सैंपल रन करवाने से पहले इस पूरे पाइप को क्लीन किया जाता है, ये पाइप्स को क्लीन किया जाता है। तो जब पाइप्स को क्लीन करेंगे तो उस समय हम इसमें डालते हैं बफर, ठीक है, बफर। तो बफर जब इसमें डालेंगे और उसमें वंडर वॉल फोर्स को जनरेट कराएंगे तो ये बफर इजीली मूव आउट करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी हैवी पार्टिकल्स नहीं है, तो इजीली ये मूव आउट हो जाएगा। और जब ये मूव आउट होगा तो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उस बफर को, लेकिन उस बफर में कोई कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स है नहीं, मिक्सर इंग्रेडिएंट्स है नहीं, तो ये इजीली ये डिटेक्ट कर जाएगा इस पे और एक लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बफर में कोई सॉलिड पार्टिकल्स है नहीं, एक लीनियर स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होगा। इसी लीनियर स्ट्रक्चर लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से समझ लो ये कंट्रोल का है, ठीक है, ये बेस लाइन होगा। देन उसके बाद जब हम सैंपल रन करवाते हैं इसके अंदर, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जब सैंपल रन करवाएंगे तब सैंपल रन हमारा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राम, उसके थ्रू प्रेजेंट है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है हमारा सैंपल, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। अब इसी होल प्रोसेस को मैं यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया हूँ कि एक ये लाइन है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये हमारा वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक। इस साइड का जो लाइन है ये है हमारा डिटेक्टर ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को ये डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये रिटेंशन टाइम को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक। क्यों, कितना टाइम लगा इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको क्वांटिफाई आइडेंटिफाई करने में, टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन टाइम। और ये उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये हमारा इंटेंसिटी डिनोट कर रहा है, ठीक। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। यानी बेस लाइन का मतलब ये, बेस लाइन का मतलब ये पहले हम बफर से इस पूरे पाइप को क्लीन किए हैं, ठीक है, तो ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन यही है ना, क्योंकि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन अप नहीं हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा बेस लाइन हो गया। इस बेस लाइन का मतलब ये होता है, इसलिए सैंपल में आता है, ये बेस लाइन आने का मतलब इस स्टेशनरी फेज का जो सॉलिड पार्ट है वो सैंपल और मोबाइल फेज के लिक्विड पार्ट से इंटरेक्ट नहीं किया है, उस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, मतलब इस सॉलिड पार्ट जो स्टेशनरी फेज के जो सॉलिड मटेरियल है उनका इंटरेक्शन इस सैंपल और मोबाइल के सॉल्यूशन से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, उस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है ना। अब ये बेस लाइन यहाँ यानी कि यहाँ तक इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेड टाइम। यानी डेड टाइम वो कि इस सॉलिड पार्ट से सैंपल का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, यानी कि वो हमारा डेड टाइम है। लेकिन यहाँ से हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से लेके इंटरेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बोलते हैं हम पीक टाइम, ठीक है, यानी कि यहाँ इंटरेक्शन हुआ है, ठीक। और ये हमारा जितनी इसकी हाइट होगी उसको हम बोलते हैं पीक हाइट, ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हाई पावर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी का, ठीक है, दैट्स ऑल।